हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। गाइस, आज हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलोरीमेट्री। देखो, कैलोरीमेट्री का हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे और इसके अलावा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो आई थिंक 1 आवर के आसपास चला जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बोलूँगा कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है तो अगर आप क्वेश्चंस वाली सीरीज़ देख रहे हो तो आपको इसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो अगर फिर भी तुमको एक्सप्लेन मैनर में कैलोरीमेट्री की मेरी वीडियो देखनी है तो तुम लोग मेरी 3 वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले जनवरी में। एक तो थियोरी पोर्शन वाला बनाया था कैलोरीमेट्री का, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला वाला और एक प्रीवियस ईयर वाला। तो तीनों आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो तीनों अच्छी वीडियो है जिसमें कि आपको बहुत हद तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो आप जाके उसको ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग कवर करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसमें फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को ही लिख रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि देखो, पहला है कि हीट गिवन, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्या है, एक तरीके से बोलो तो हीट का ही तो एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कुल मिला के बोलो, अगर कोई बॉडी को हीट दिया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो किसी बॉडी को अगर मान लो क्यू हीट दिया तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो वो उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो तो यहाँ से पता चल जाएगा। मान लो हमने क्यू हीट दिया तो उसमें कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ठीक है। इट इज़ द हीट गिवन टू द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा T, ओके। अब इसका तुम उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर मान लो किसी बॉडी से हीट निकाला जाए, मान लो कि गर्म चाय है तो उससे अगर हीट निकल रही है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा। तो वो भी सेम ही फॉर्मूला होगा, Q इज इक्वल्स टू MS प्लस डेल्टा T। वहाँ पे क्या है, हीट निकली है, यानी यहाँ पे तुम कुल मिला के बोल सकते हो कि हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट और हीट रिजेक्शन थ्रू ऑब्जेक्ट, तो उन दोनों केस में ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अच्छा, यहाँ पे S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या यहाँ पे केल्विन कर देना तो ज़्यादा सही हो जाएगा। केल्विन ही कर देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा T है तो डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये क्या होता है, तुम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा T की वैल्यू 1 पुट कर दो, M की वैल्यू 1 पुट कर दो तो तुमको Q पता चल जाएगा। तो ये क्या है, हीट। तो इसको तुम कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, कैसे कि M की वैल्यू 1 और डेल्टा T की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू S। तो कुल मिला के तुम बोल सकते हो कि किसी भी बॉडी का 1 ग्राम ले लो, उसके 1 ग्राम मास का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। कुल मिला के इस तरीके से समझो। अब इसी तरीके से मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट भी आप जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन भी आप लिख सकते हो। तो ये इसको आप कैसे करके डिफाइन करोगे, तो डेल्टा T की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो मतलब किसी एक बॉडी का, मुझे मास उसका फिक्स नहीं है, मतलब अगर हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करें तो इस केस में मास फिक्स नहीं है। मतलब अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है आप लोग के दिमाग में कि Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T और Q इज इक्वल्स टू हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट, तब भी Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, और हीट अगर किसी बॉडी से निकल रहा है तब भी Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। तो देखो, अगर तुम वर्डिंग पे जाओ तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि अगर हम लोग हीट निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे, अगर बॉडी से हीट निकल रहा है तो इसका मतलब है क्या कि T फाइनल मेरा कम होगा। अरे T फाइनल कम होगा, अगर T फाइनल अगर मेरा कम हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये किस केस में लिखिएगा, थोड़ा सा सोच के बताइएगा। तो क्या लिखिएगा, Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T में डेल्टा T की वैल्यू T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये कब लिखिएगा बताइए, जब T फाइनल ज़्यादा हो, जब किसी बॉडी को आप हीट सप्लाई कीजिएगा तो अगर T फाइनल उसका ज़्यादा हो रहा है तो इसका
तो जब भी हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट लिखिएगा तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। इसका उल्टा जब किसी बॉडी से आप हीट निकालिएगा तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिखिएगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टी फाइनल माइनस इनिशियल और टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कब लिखिएगा। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कब लिखना है? जब ऑब्जेक्ट्स को आप हीट दे रहे हो तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखना है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हो तो टी फाइनल ऑब्वियसली उसका बड़ा होगा और टी इनिशियल कम होगा। अब जब उल्टा करोगे, एनर्जी उससे हीट एनर्जी निकाल रहे हो तो टू इनिशियल उसका कम होगा, टी इनिशियल ज़्यादा होगा, टी फाइनल कम होगा, तो उस केस में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। हीट गिवन और हीट लॉस के केस में क्या लिखना है वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि अब दो ऑब्जेक्ट को मिला दिया, हो सकता है कि लिक्विड में कोई एक सॉलिड को मिला दिया या लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है, तो क्या होगा? मान लो सपोज डेट, ये बेसिकली है कैलोरीमीटर के अंदर का बात। मान लिया कि तुमने चाय ली है, एक गर्म पानी है और बगल में एक छोटा सा और गर्म पानी है, इसका टेम्परेचर कुछ अलग है, इसका टेम्परेचर कुछ अलग है। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा कि देखोगे दोनों कुछ देर बाद दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। उसका क्या रीज़न है? अगर हम लोग सराउंडिंग में हीट लॉस, तुमको पता है कि जैसे ही तुम यहाँ से पानी से भी कुछ हीट लॉस हो रहा होगा, यहाँ से भी हीट लॉस निकल के सराउंडिंग में जा रहा होगा। अगर तुम सराउंडिंग का हीट लॉस नेग्लिजिबल मान लो तो यहाँ पे क्या होगा? तुम खुद सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एनर्जी यहाँ से निकली यहाँ गई, या एनर्जी यहाँ से निकली यहाँ गई, मतलब इन दोनों के बीच की भी बात हो गई। लेकिन अगर सराउंडिंग को हम लोग नेगलेक्ट करें तब ऐसा होगा। तो यानी मैं कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू 0। मेरा क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैंने ये कहाँ से लिखा। अगर तुमको याद होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पढ़ा होगा कि जितनी करंट इन होती है किसी जंक्शन में उतनी करंट आउट हो जाती है। तो मैं कुल मिला के उसको बोल सकता हूँ क्या कि समेशन ऑफ करंट इंटरिंग इज इक्वल्स टू 0। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि इसने भी हीट गेन किया, अब इसने भी हीट गेन किया, दोनों का हीट गेन इज इक्वल्स टू 0। अब इसी तरीके से 3 दिया हुआ रहता, 3 पानी दिया रहता है तो उसके लिए भी मैं यही लिखता, या 3 पानी दिया रहता, 2 पानी और एक सॉलिड मटेरियल रहता, उस केस में भी मैं लिखता और मुझे टी कॉमन टेम्परेचर मुझे पता चल जाता, ठीक है। ये तो हो गया। अब होता क्या है कि एक फेज चेंज को हम लोग समझते हैं। मान लो कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में ये होता है फेज चेंज, या वाटर से आइस में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया फेज चेंज। अब जैसे फेज चेंज मतलब लिक्विड से अगर मान लो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय क्या होगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो टेम्परेचर में जो चेंज होता है फेज चेंज के दौरान, वो 0 होता है, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अगर तुम मान लो सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हो तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक, जो भी आप एनर्जी दोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने में चली जाएगी। समझ रहे हो कि अगर हम लोग फेज चेंज के दौरान कोई एनर्जी देंगे, मतलब मुझे सॉलिड से यानी आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं सारी की सारी एनर्जी उसके जो मॉलिक्यूल्स जो एक तरीके से बंधे हुए हैं आइस के फॉर्म में, उसको हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में जा रहा है। या उल्टा कुछ इस तरीके से समझो कि अगर तुम ये समझो कि वाटर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में, तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो यानी अब उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स की कम होते होते फिर वो सॉलिड स्ट्रक्चर गेन कर ली। तो देखो दो तरीके से फेज चेंज अगर तुम समझ सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब तुम समझ रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड टू लिक्विड, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी गैस टू लिक्विड टू गैस। ये इस तरीके से समझ सकते हो फेज चेंज, मतलब एक फेज से, या तो है फेज 3 तरह के होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो ये फेज चेंज है। फेज चेंज, अच्छा वाटर कितने डिग्री पे आइस में कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री पे, ठीक है। उसी तरीके से वेपर में कब कन्वर्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ये तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछना, या जो मैंने वीडियो सजेस्ट किया है शुरुआत में मैंने बताया उसको ज़रूर जाके देखना, तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो ग्राफ, अगर मैंने बोलूँ कि -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है, वो 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो
कैसे कैसे होगा, तो तुम थोड़ा सा सोचो। क्या फेज कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस वाटर पे कन्वर्ट होता है? तो अगर -10 डिग्री सेल्सियस का है तो क्या वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आए 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा? हाँ, पहले -10 डिग्री सेल्सियस का आइस को आपको 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस को फिर आपको 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके 0 डिग्री सेल्सियस फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को फिर आपको 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को फिर आपको 100 डिग्री के वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो वेपराइजेशन होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब देखो क्या होता है कि दो चीज़ें, जब फेज चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ms डेल्टा टी। तो ms डेल्टा टी जैसे ही करोगे तो ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये करोगे, क्या बोलते हो, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, फेज चेंज, और फेज चेंज में टेम्परेचर में चेंज कुछ आता है क्या? नहीं आता है। तो देखो यहाँ टेम्परेचर में चेंज 0 आ रहा है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे फेज चेंज खत्म हुआ, फिर क्या आया, वाटर फेज। यहाँ पे क्या था, मेल्टिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे इस बगल वाले ग्राफ में, लेकिन तुम यहाँ पे देखो ये फेज चेंज का फेज है। अब यहाँ पे आके पूरा का पूरा लिक्विड हो चुका है, इस वाले पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड हो चुका है। अब यहाँ से फिर लिक्विड होने के बाद जैसे जैसे आप इसको फिर हीट एनर्जी दोगे तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना होगा। कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिर इसका फेज चेंज होगा और फिर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, -10 से 0 तक क्या है, ये आइस में है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आइस प्लस वाटर है। यहाँ पे आइस था, फिर धीरे यहाँ पे पूरा का पूरा आइस था, फिर धीरे धीरे आइस प्लस वाटर है, और यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर आ गया। फिर यहाँ से वाटर आ गया, अब 0 डिग्री का वाटर मिला मुझे। अब ये फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। अब फिर क्या है, यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे आते आते क्या हो गया, स्ट्रीम हो गया, या पूरा का पूरा वेपराइजेशन हो गया। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा, अब तुम थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स करके देखना, मैं बता नहीं रहा हूँ उतना, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसका स्लोप जो होगा 1/ms, यानी ये इसको बोल दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होगा। इसका स्लोप, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले इसका, ये हो जाएगा 1/ms के बराबर। इसी तरीके से इसका भी 1/ms। अच्छा, एस ऑफ लिक्विड क्यों लिखा है और एस ऑफ आइस क्यों लिखा है, तुम उस हिसाब से डिपेंड करेगा ना कि आइस का स्पेसिफिक हीट और ये हो गया लिक्विड का स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान देना। तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में ज़रूर इसको थोड़ा सा खुद से सॉल्व करके देख लेना कि मैं ये बोलूँगा कि ये वाली लाइनिंग की इक्वेशन कैसे आई होगी, ये थोड़ा सा सोचना। अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो ये, और स्लोप ये कैसे है, इन दोनों के बारे में जरूर। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक पोर्ट वाला प्रॉब्लम आता है, तो एक बात याद रखिएगा पोर्ट वाले प्रॉब्लम के केस में कि वेपराइजेशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। नॉर्मली जो तुम याद करोगे, तुम्हारे घर में घड़ा होता है, तो घड़ा में क्या होता है कि पानी के उसके आउटर सरफेस पे पानी आ जाता है। तो आउटर सरफेस पे पानी आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तब जाके वेपराइजेशन, नहीं, वाटर किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइज हो सकता है, उसका कुछ अलग रीज़न है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पोर्ट वाले प्रॉब्लम के केस में आपको वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे आप करवा सकते हैं। जिस टेम्परेचर पे दिया उसी टेम्परेचर पे आप उसको वेपराइजेशन करवा दीजिए। तो अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप जाके ज़रूर मेरी वाली वो वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैलोरी मीटर क्या होता है, तो याद करो मैंने यहाँ पे बोला था कि दो तरह का वाटर है, एक T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। तो ये कुछ हीट लॉस सराउंडिंग के साथ कर रहा है, ये भी सराउंडिंग के साथ हीट लॉस करेगा, लेकिन रियल कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये हीट लॉस ना करे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वुडन बॉक्स बनाते हैं। इस तरह का एक वुडन बॉक्स होता है, इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। कि एक वुडन बॉक्स होता है, आपको याद होगा कि लकड़ी जो होता है यानी वुड जो होता है वो हीट का इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता है। तो अगर मैं यहाँ पे पानी रखूँ, अगर मैं इसके अंदर रखूँ, वुडन बॉक्स होता है, इसके अंदर फिर इस बॉक्स की जो कैविटी होती है इसके अंदर भी कुछ चीज़ें भरी जाती है, और ये पूरा का पूरा एक मेटल का एक बॉक्स इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं कि अगर मैं मेटल का बॉक्स नहीं लूँ तो इसमें कोई भी चीज़ डालोगे तो इसका टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग
मेटल का बॉक्स रखते हैं अंदर में। पहले वुड का बॉक्स होता है, उसके अंदर एक मेटल का बॉक्स रखते हैं और मेटल के बॉक्स और वुड के बॉक्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल्स भरा जाता है। तो अब इसी के अंदर सारा कुछ होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बॉक्स होता है। तो इसी में क्या करते हैं हम, मान लो कि कोई मटेरियल हमें है, इसके अंदर डाल देते हैं। स्पैचुला होता है, स्पैचुला की हेल्प से इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर वाटर रखा जाता है। ये जो मेटल का जो कंटेनर है उसके अंदर वाटर रखा जाता है। वाटर के थ्रू हम लोग कोई भी, या तो आप हॉट वाटर इसके अंदर डालो, और एक यहाँ पे थर्मामीटर लगा रहता है। थर्मामीटर की हेल्प से आप इसका टेम्परेचर माप सकते हो। तो ये जो हम लोगों ने बोला हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, और सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल है तो ऑब्वियसली यहाँ से हीट का लॉस सराउंडिंग में होगा नहीं। इसी तरीके से होता है फ्लो कैलोरीमेट्री। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इसके यहाँ से हम लोग जो मीडियम है, मान लो कि वाटर है या कोई भी है, जैसे कैरोसिन है या कोई भी तरह का लिक्विड मीडिया, हम इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हीट एनर्जी मान लो कि हीटर के थ्रू P पावर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेट मुझे दिया हुआ है, मास फ्लो रेट हमको दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया हुआ है, और ये पावर भी हमको दिया हुआ है किस रेट से हीटर पावर यानी हीट एनर्जी इस जो पाइप में सप्लाई कर रहा है। अब इनिशियल जो एंटरिंग पॉइंट है वहाँ पे टी इनिशियल हमने माप लिया और टी फाइनल मैंने जो आउटलेट पॉइंट है वहाँ पे मैंने माप लिया। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो स्पेसिफिक ये एक तरीका होता है, ये एक बार क्वेश्चन आ गया था जेईई एडवांस में बहुत पहले ओल्ड, तो इसलिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें सारा चीज़ मैंने लिख दिया है कि मान लीजिए, और इसको एक्सप्लेन करके भी उसमें मैंने वीडियो में बताया है, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, लेकिन इसको एज इट इज़ याद भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम ये तो याद कर लो या इसका डेरिवेशन पार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो इसका बेसिक था, मतलब कैलोरीमीटर का। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि m1 ग्राम का आइस है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है आपको 1/2 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और m2 ग्राम का वाटर है इनिशियली एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब दोनों को मिक्स किया गया तो हमको बताया है कि फाइनली कोई भी आइस नहीं रहा, यानी ये आइस पूरा का पूरा पिघल गया और वाटर पूरा का पूरा वाटर बन गया जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू क्या होगी? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया कि फाइनल कंडीशन भी मुझे बता दिया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैलोरीमीटर में जब दो लिक्विड को मिलाते हैं या कुछ करते हैं तो कि फाइनल कंडीशन क्या होगा। यहाँ तो फाइनल कंडीशन के बारे में बता दिया गया है, तो चलो देखते हैं। तो देखो मैंने वो एज इट इज़ लिख लिया है, ये पॉइंट ये तीनों चीज़ें तो मुझे ये दोनों चीज़ें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने मान लिया लेटेंट हीट L है। अब फाइनली नो आइस लेफ्ट है एट मिक्सर, लेफ्ट आइस नहीं बचा है और मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ हीट गेन कौन कर रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है आइस कर रहा होगा, आइस को आपने हीट दिया होगा तभी तो ये वाटर में आके कन्वर्ट हुआ होगा। तो फिर तुम ये बताओ कि क्या -10 डिग्री सेल्सियस का आइस डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा? नहीं, पहले ये -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बना होगा। ये कितना बना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बना होगा। तब वही मैंने किया, पहले मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस के आइस बनने में कितनी एनर्जी लगी उसको लिखा है Q = m/s डेल्टा टी, 0 माइनस ऑफ 10। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा होगा m/L, ये तो बन गया अब 0 डिग्री का वाटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब बताओ कि हीट लॉस कौन किया होगा? ऑब्वियस सी बात है वाटर क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, तो वो कितना करेगा? m × 1 × T इनिशियल, देखो T इनिशियल माइनस T फाइनल, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो थोड़ा सा वर्डिंग्स को ध्यान रखना, जो मैंने शुरुआत में बनाया था वही चीज़ मैंने बता रहा हूँ। तो यहाँ से जब इसको L की वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगी, तो आपका यहाँ से पता चल जाएगा आपको आंसर आपका D है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 में आया था, आई थिंक अप्रैल वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो तुम सोचो कितनी इजी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 kg मेटल
का एक कोई भी कंटेनर, कोई मटेरियल होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब कूल बाई 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कूल किया जाता है कि 1 kg वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अच्छा, अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल आपको दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ, हाफ ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसको तो मैं क्या करता हूँ कि वाटर का 1 मान लेता हूँ, इसको हाफ मान लेता हूँ, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 या हाफ मान के रखा होगा। वैसे आपको याद होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर वुड बी, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सर का क्या होगा। तो ठीक है, अगर ये मेटल का बॉक्स मान लो ज़्यादा टेम्परेचर पे है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ये हीट का लॉस करेगा और वाटर क्या करेगा, हीट का गेन करेगा। तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, या समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू 0, वहाँ से भी कर सकते हो। तो इससे आंसर आपका 50 आ रहा होगा। तो फिर भी देख लेते हैं, ये मेटल का है, फाइनल टेम्परेचर मैंने मान लिया कि T है, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। अच्छा, हीट गेन कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है वाटर कर रहा होगा, ठीक है। वैसे मैंने इसको एस मान रखा है, एस और ये 2s लिख रखा है। वैसे आप 1 और हाफ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे MW मैंने MW किया, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आपको, 1 kg दे रखा है। अब kg को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो 1000 लिखते हैं, यहाँ पे 2000 लिखते हैं, फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके लिए उतना रोना मत, ठीक है। तो फिर एस की वैल्यू आपको, मैंने इसका मान लिया एस, अगर इसका एस मानते हो मेटल का, तो वाटर का कितना हो जाएगा 2s। अच्छा, टी फाइनल मुझे क्या दिया हुआ है, टी फाइनल ही तो मुझे निकालना है बेसिकली। टी फाइनल को टी ले लिया मैंने, टी इनिशियल वाटर का कितना था 0, ठीक है। ये क्या है, हीट गेन में याद करो, गेन के केस में क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप एनर्जी देते हो तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखना पड़ेगा। तो देखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मैंने हीट गेन के केस में लिखा है, लेकिन हीट लॉस के केस में क्या लिखा, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस टी, या आप डायरेक्टली दोनों का मान सकते हो, दोनों हीट गेन किया है। तो हीट या इसी चीज़ को इधर लेके आ जाओ, तो देखो वही हो जाएगा, टी माइनस 100 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते थे कि समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, लिखने के अलावा के बजाय तुम ये भी कर सकते हो, तो हीट गेन समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू 0, यानी मान लेते इसने भी हीट गेन किया, इसने भी हीट गेन किया, और दोनों का समेशन 0 है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसका अगर इसने हीट गेन किया है तो इसका क्या मतलब, अगर ये माइनस ऑफ हीट गेन किया तो इसका मतलब क्या होगा, ये हीट लॉस किया होगा, मतलब ये हीट लॉस किया होगा। अगर ये माइनस ऑफ हीट गेन आ रहा होगा तो उसका क्या मतलब है, हीट लॉस किया होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, 2 ऑब्जेक्ट के लिए तो चलो ठीक है, अच्छा है। लेकिन 2 से ज़्यादा, मान लो कि एक तीसरा भी दे देता, तो तब तुम तब कैसे डिसाइड करते कि इन दोनों ने हीट लॉस किया, कि इसने हीट गेन किया, इसने हीट लॉस किया, इन दोनों ने गेन किया। तो उस केस में तुम लोग समेशन ऑफ हीट गेन लिखा करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर पे। अब ये जो क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ है, मुझे लगता है यही आज के वीडियो का मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन तुम भी खुद देखोगे तो तुम भी सोचोगे कि सर ये क्या है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले साल जेईई एडवांस की सीरीज़ में इसको दिया था, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत किए थे। तो चलो देख लेते हैं क्या है, बड़े में समझाता हूँ। कैलोरीमीटर है जिसका मास m है, उसमें इक्वल मास ऑफ वाटर है, मतलब जितना मास कैलोरीमीटर का उतना ही मास का हमने वाटर इसके अंदर ले रखा है, कैलोरीमीटर। अब टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर इज T2, स्मॉल t2 हमको दे रखा है। अब ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m एंड टेम्परेचर T3 जो कि 0 डिग्री से कम है, यानी जो हमारा आइस है वो 0 से कम टेम्परेचर है, कुछ T3 पे है, इज जेंटली ड्रॉप इनटू द कैलोरीमीटर। अब उसको कैलोरीमीटर के अंदर रखा गया। लेट द C1 C2 आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर एंड आइस रिस्पेक्टिवली, देन L इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम मुझे पूछ रहा है कि अगर पूरा का पूरा मिक्सर मतलब कि आइस और वाटर का मिक्सर पूरा का पूरा आइस में ही बना रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि
जो आइस और वाटर का जो मिक्सचर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा कैलोरीमीटर थोड़ा जम सकता है। कैलोरीमीटर तो तुमको मैंने बता दिया कि वो क्या होता है, वुड का एक बक्सा होता है, उसके अंदर एक मेटल की बॉक्स होती है और मेटल की बॉक्स और इसके अंदर दोनों के बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल बना, तो वो तो बर्फ़ नहीं बन सकता ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि होल मिक्सचर किसके बारे में बोल रहा है, वाटर प्लस आइस के बारे में बोल रहा है। होल मिक्सचर अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो कौन सी कंडीशन होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं। थर्ड नंबर थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखो मुझे दे रखा है आइस का मैंने पहले लिख लिया है कि इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी C3 है, इसका टेम्परेचर T3 है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। वाटर के बारे में दे रखा है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है, मास m, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 और टेम्परेचर T2। इसी तरीके से कैलोरीमीटर के बारे में ये चीज़ दे रखी है। अब देखो कैलोरीमीटर इस तरह का होता है, मैंने बताया था, ये आपका मेटल का बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स है, इन दोनों के बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, तो ये कैलोरीमीटर है, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर है, वाटर का मास m दे रखा है, C2 दे रखा है, ये सारा चीज़ें मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ कि अगर होल मिक्सर बिकम्स आइस, अगर पूरा का पूरा मिक्सर आइस में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे आइस है और ये आपका वाटर है, ठीक है, तो तुम बताओ कि कौन हीट गेन करेगा और कौन हीट लॉस करेगा। मुझे लग रहा है कि आइस जो है हीट गेन ही करेगा, हीट गेन कर सकता है, हीट लॉस तो ये कर नहीं सकता है, ठीक है। अगर तुम खुद सोचो कि कोई भी चीज़ को तुम मिक्स करते हो तो फाइनली एक ही टेम्परेचर पे आएगा। अगर ये हीट लॉस करने लगेगा, तुम खुद सोचो, अगर ये हीट लॉस करने लगेगा तो इसका टेम्परेचर और घटना चालू हो जाएगा। T3 जो कि मतलब मान लो कि माइनस में है, इसको कुछ देर के लिए मान लो -10 है, ठीक है, -10 है, ठीक है। अगर ये और टेम्परेचर कम करने लग गया, अपना हीट लॉस करने लग गया, तो ये और भी -12 -11 हो जाएगा। अच्छा, तो वो टेम्परेचर जाएगा, वो एनर्जी जाएगा कहाँ पे, वो एनर्जी जाएगा वाटर या कैलोरीमीटर पे। अब वो एनर्जी पाके क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगा। तो कभी क्या दोनों का टेम्परेचर सेम हो पाएगा, नहीं। तो किसी भी हर हाल में जो आइस है उसको टेम्परेचर यानी हीट गेन करना पड़ेगा। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाके दोबारा से सुनना मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला। तो यहाँ तो मुझे पता चल गया कि आइस हमेशा हीट गेन करेगा, तभी दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ सकते हैं। अब देखो आइस अगर T3 पे और अगर हीट गेन कर रहा है तो हम लोग लिख लेते हैं कि हीट गेन बाय आइस, हीट गेन कितना करेगा। तो मैं हीट गेन बाय आइस क्या लिख सकते हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अच्छा, T फाइनल पहले मैं 0 डिग्री पे लेके जाता हूँ, अभी उसका रीज़न समझ में आएगा क्यों। देखो अब अगर होल मिक्सर आइस में है तो तुमको पता है कि आइस कितने पे, मुझे लग रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस बना रहता है, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको एनर्जी दोगे तो उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। याद है कि नहीं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक तो ये आइस बना रहता है, उसके बाद अगर आप एनर्जी दोगे तो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होना लगेगा। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको, अगर मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में उसको कितना एनर्जी देना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ आइस का, अभी पिघलाना चालू नहीं किया हूँ। तो वही हीट गेन बाय आइस, ठीक है, कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में उसको कितना हीट लगेगा। तो वो मैंने लिखा T फाइनल माइनस में, T फाइनल 0 और T इनिशियल कितना था T3 में माइनस के साथ, तो ये कितना हो गया -C3 × T3। तो मतलब आइस को, ये जो आइस में जो है जो कि इसका 0 से कम डिग्री टेम्परेचर है, जो कि पहले आपको दे रखा है, इसको पूरा का पूरा आइस रहने के लिए, आइस तक ही रहने के लिए इसको इतना एनर्जी ये मैक्सिमम ले सकता है। कुल मिला के ये समझो कि ये मैक्सिमम इतनी एनर्जी ही ले सकता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी आप दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हीट लॉस कितना कर सकता है तुम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हीट लॉस, अब हीट लॉस कौन करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे ये अपना टेम्परेचर घटाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये अपने से एनर्जी निकाल के किसको दे रहा होगा, आइस को दे रहा होगा। तो MW ये मैंने लिखा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब इसमें क्या लिखा, T इनिशियल माइनस T फाइनल। T इनिशियल माइनस T फाइनल क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये हीट लॉस करेगा तो T इनिशियल इसका
ज़्यादा होगा, टी फाइनल कम होगा, और मैंने लॉस की बात कर दी तो इसलिए मुझे पॉजिटिव में लिखना ही पड़ेगा इसको। तो इसी तरीके से मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, इसी तरीके से टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इनटू MW इनटू L। अब ये थोड़ा सा समझना क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मास अब ये बताओ कि अब जो हीट लॉस करेगा वो वाटर किस तरीके से करेगा। वाटर तो हीट लॉस पहले तो अपना जो भी टेम्परेचर है, मान लो T2 टेम्परेचर पे, वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। उसके बाद मुझे कंडीशन बोल रखा है कि होल मिक्सर बिकम आइस, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको आइस में पूरे का पूरा कन्वर्ट कर, जो भी इसके अंदर वाटर है उसको पूरा का पूरा मैं आइस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो MW इंटू L, 0 डिग्री सेल्सियस का ही मैं इसको आइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी मैं इसका टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम हीट लॉस कितना कर सकता है जिससे कि ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे वो पता चला कि पहले ये वाटर जो कि T2 टेम्परेचर पे था वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पहले मैंने वाटर में कन्वर्ट करवा दिया, उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर फिर M इंटू L टेम्परेचर, M इंटू L एनर्जी और लूज़ करके फिर ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में बताओ कैलोरीमीटर कितना हीट लॉस करेगा, वो होगा M इंटू C1 इंटू T2 माइनस T0। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये थोड़ा जमना चालू हो जाएगा, कैलोरीमीटर थोड़ा फेज चेंज करेगा, ये तो सिर्फ आइस वाटर ही करेगा ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हीट गेन बाय आइस और हीट लॉस बाय वाटर मैंने क्यों किया। देखो मुझे पहले ही बोल दिया बिकम आइस, होल मिक्सर बिकम आइस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो वाटर है उसको भी मैं पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और ये आइस जो है वो आइस में ही है, पहले ये माइनस टेम्परेचर पे था, अब ये 0 पे आ गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये हुआ हीट गेन बाय आइस और हीट लॉस बाय ये। अब तुम थोड़ा सा सोचो, खुद बताना, थोड़ा सा सोच के बताना, अगर ये एनर्जी जो लॉस वाली जो एनर्जी वाटर और कैलोरीमीटर मिला के जो दे रहा है वो अगर ज़्यादा हो गई हीट गेन में जितना इसको चाहिए, मान लो कि आइस को इतना एनर्जी चाहिए जिससे कि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान से सुनना, जिससे कि ये मतलब कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए मैक्सिमम, तभी ये आइस में रहेगा, और ये इतनी एनर्जी छोड़ेगा तभी जाके ये इसमें जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो पाएगा। तो तुम खुद सोच के बताओ कि हीट गेन बाय जो आइस होगा वो ज़्यादा होना चाहिए वाटर से, या वो ज़्यादा होना चाहिए, या हीट लॉस बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। थोड़ा सा सोच के बताना। मुझे लग रहा है कि जो होल मिक्सर बिकम्स आइस वो तभी हो पाएगा जब हीट गेन जो होगा वो बड़ा होना चाहिए हीट लॉस से। हीट गेन मतलब अगर तुम खुद सोचो कि अगर ये वाली एनर्जी ज़्यादा हो गई, ये वाली एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई, जितना एनर्जी इसको चाहिए आइस में कन्वर्ट, ये मैक्सिमम एनर्जी है, ये थोड़ा सा ध्यान से सोचना। इस एनर्जी के बाद ये जो आइस है इसके थोड़ा से भी एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी ये फिर वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और आपका वो आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है एक ही साथ एक टेम्परेचर पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी एनर्जी मैक्सिमम चाहिए इसको, इतनी एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम इतनी एनर्जी अगर मिली तब तक तो ये आइस रहेगा, इससे थोड़ा सा भी एनर्जी बढ़ी तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ ये अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब जो इसका हीट गेन है ये अगर ज़्यादा हो जाए जो हीट लॉस जो वाटर और कैलोरीमीटर से, तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आइस में ही रहेगा। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ? हीट गेन बाय आइस वो बराबर या इक्वल हो जाए हीट लॉस बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ठीक है। तो उन दोनों को इक्वेट करवा दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करना। जो ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं वो क्या करना कि ग्रुप पे ज़रूर जाके एक बार मुझे बोलना, तो मैं कोशिश करूँगा उसको कि फ़ोन में बता सकूँ।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिसको समझ में आए वो मुझे एक बार बताना ज़रूर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा हूँ। मान लेना कि कोई टी टेम्परेचर तक ये करके कुछ जो बच्चे अच्छे हैं, खास करके मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। मान लेना कि एक टी टेम्परेचर है, ठीक। टी टेम्परेचर पे मान लेना कि ये जो मिक्सचर मैंने बोला है आइस और वाटर का मिक्सचर, ये फाइनली टी टेम्परेचर पे चला गया, ठीक है। और ये जो टी है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तभी तो आइस हुई है। 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं ये टी टेम्परेचर निकाल लूँ तो तुमको नहीं लगता है क्या कि वो भी एक कंडीशन हो जाएगा, यानी आइस मेरा T3 से T पे आया, ठीक है। ये T कुछ भी हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन ये तो मुझे पता है कि 0 के बराबर होगा या 0 से कम होगा, ठीक है। और वाटर प्लस कैलोरीमीटर जो है, ये T पे आया और ये T क्या है, 0 से कम है, ये बात याद रखिएगा। तो वाटर को क्या कीजिएगा, पहले 0 का बनाइएगा, फिर 0 डिग्री का वाटर, फिर 0 डिग्री का आइस में कन्वर्ट होगा, फिर 0 डिग्री का आइस, फिर टी डिग्री टेम्परेचर के किस में जाएगा, टी डिग्री टेम्परेचर के, अब जो 0 का आइस बना वो टी टेम्परेचर पे जाएगा, फिर वो एनर्जी कुछ लॉस करेगा। लेकिन कैलोरीमीटर के केस में डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई फेज कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली वहाँ से लिख सकते हो। तो वो सब सारी चीज़ें करोगे तो उससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में बोला है, इसको एक बार सॉल्व करके देखना है, ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला कर सकते हो। तुम खुद सोच लो कि इसी तरीके से टी टेम्परेचर मानोगे, अगर तुमको बोल दो होल वाटर है तो वो टी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 के बराबर होना चाहिए, वहाँ से आपका सेकेंड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि होल अगर पूरा का पूरा मिक्सचर में वाटर ही रह जाए तो वो तब क्या होगा। मैक्सिमम लोग कर लेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है, उल्टा हीट लॉस ग्रेटर देन हीट गेन, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो देखो होल मिक्सचर बिकम वाटर, तो इसका क्या मतलब है, आइस जो T3 का है वो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा। ये बात तो आपको समझ में आना, ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि आइस को पूरा का पूरा पिघलना पड़ेगा। ऊपर वाला जो आपने आइस, जो सेम मास का आपने आइस रखा है, उसको पिघलना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आइस को हर हाल में हीट गेन तो करना ही पड़ेगा। हीट गेन नहीं करेगा तो कभी भी टेम्परेचर सेम नहीं है, कभी भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो हीट गेन कैसे करेगा, अब देखो हीट गेन कौन करेगा, आइस। अब उसका लिखते हैं हम, अगर इसको वाटर में कन्वर्ट होना है तो पहले तो MS डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। उसके बाद उसमें एक फेज चेंज हो जाएगा M×L, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट होना है, तो यानी आइस भी पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करवा लिया। अब हीट लॉस कौन कर रहा होगा, वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो वाटर कितना करेगा, अब मान लिया कि वो T2 टेम्परेचर पे था, वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर तुम कुछ सोचो, अगर इससे ज़्यादा अगर तुम हीट लॉस करवाए वाटर से तो वो आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाटर में ही रहे, जो पुराना वाटर प्लस कैलोरीमीटर जो पहले से था वो वाटर में ही रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, कब हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर हो जाए। तो मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करा दिया। इसी तरीके से कैलोरीमीटर भी अपना टेम्परेचर अपना घटा के, तो उसमें देखो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिखा है, तो देखो बार बार ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो मैंने हीट लॉस बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर लिख लिया। तो ये मैंने क्यों लिखा है M×L, ये चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे M×L क्यों लिखा, क्योंकि अब इस आइस को मुझे पिघलाना है, तभी तो पूरा का पूरा वाटर में आ पाएगा। अब तुम खुद सोचो, इतनी एनर्जी इसको चाहिए हीट गेन के रूप में और इतनी एनर्जी इसको चाहिए हीट लॉस के रूप में। ये इतनी एनर्जी हीट लॉस मैक्सिमम कर सकता है। अगर तुम ये सोच लो, अगर तुम खुद सोचो हीट लॉस ग्रेटर देन ये होना चाहिए, तभी ये कंडीशन वैलिड हो सकती है फॉर होल वाटर। मतलब अगर मिक्सचर में पूरा का पूरा वाटर हो जाए वो तभी हो सकता है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर हीट लॉस ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ का भी थोड़ा सा टेम्परेचर। अब अगर ये हीट लॉस ज़्यादा हुआ, तुम खुद सोचना,
कि हीट लॉस ज़्यादा हो गया हीट गेन के कंपेयर में, मतलब कि सपोज डेट कि अगर मैं अभी ये मान के चलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो ये आइस जो था माइनस पे, वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो कुल मिला के वाटर ही मिला ना। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होकर इतनी एनर्जी दे दिया कि इसका टेम्परेचर और बढ़ा दे, यानी और मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के अलावा 0 डिग्री इसको पिघलाने के बाद भी इसके पास कुछ एनर्जी बच जाए तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा मिक्सचर को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देगा। यानी वाटर की टेम्परेचर, वाटर जो होगा वो अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर नहीं मिलेगा, वो कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का मिलेगा। उसी के हिसाब से कैलोरीमीटर भी अपने आप को एडजस्ट करेगा टेम्परेचर में। तो समझ में आए। उसी तरीके से पिछले वाले के हिसाब से सोचो, पिछले वाले में क्या है कि अगर हीट गेन, यहाँ जो मैंने बताया था कि हीट गेन अगर ज़्यादा हो जाएगा, अगर हीट गेन अगर तुम खुद सोचो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आइस तो आपका पिघलना चालू हो जाएगा ना, तब तो ये पूरा का पूरा आइस में नहीं रहेगा ना। तो इसलिए अगर हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा हीट गेन से, तो तुम खुद सोचो कि ये आइस पिघलना चालू हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको हीट गेन हीट गेन आपको ज़्यादा होना पड़ेगा हीट लॉस के। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कि इसमें क्योंकि आपका सारा दिमाग आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी तुम टी वाले कोई मान लेना कि टी फाइनली जो मिक्सर का टेम्परेचर है वो टी आ गया और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब इस टी की वैल्यू निकालो, C1 C2 T1 T2 T3 के टर्म में उसको ग्रेटर देन ज़ीरो करवा दो, उससे भी यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना या मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, और उसका दूसरा तरीका भी है, वीडियो को पॉज करके पीछे जाओ, फिर से दोबारा से सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लल्लू वाला क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। गधों, तुम लोगों से ये भी क्वेश्चन नहीं बना, डूब मरो। ठीक है, मैं तो सही बोलूँगा, डूब मरो, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं क्या दूँ, इतना इजी पेपर मैंने आज तक कभी नहीं बनाया था। ठीक है, चलो देखो अब क्या दिया है, वर्क डन टू कन्वर्ट। अब वर्क डन का क्या मतलब, वही एनर्जी कितना, एनर्जी और वर्क डन में ज़्यादा अंतर नहीं, वो तो तुम लोग अगर थोड़ा सा फिजिक्स के थोड़ा बहुत भी पता होगा, तुमको 9th-10th में भी थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े होगे तो तुमको पता होगा वर्क डन और एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी समथिंग। अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, खुद समझदार हो तुम लोग। अब क्या बोला है कि 1 ग्राम ऑफ आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो आपको बताना है कि कितनी वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से समझो। और आपको दे रखा है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ठीक है, ये नहीं भी रहे तो ये तो आपको याद ही रखना है कि 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी की वैल्यू। और आपको सारा डाटा दे रखा है, सारा चीज़। तो पहले आप कैलोरी में निकालिए, उसके बाद वो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जूल में आ जाए। तो वही चीज़ मैंने किया है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। अब देखो 1 ग्राम का आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस में, उसको 1 ग्राम का स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में करना है, तो कौन कौन सा प्रोसेस होगा। तो पहले ध्यान से सोचो, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, -10 डिग्री सेल्सियस का आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या लगेगा कि आपको हीट देना पड़ेगा। इस केस में आप देखिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Q = ms डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। तो s ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना है, T फाइनल -T इनिशियल, तो वो 10 हो जाएगा। तो देखो 5 कैलोरी आ गया। कैलोरी क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम खुद देखो कि जो स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आंसर भी तो Q भी तो कैलोरी में ही आएगा ना, समझ में आए। तो ये कैलोरी में आ गया। इसी तरीके से अब देखो, अब तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस आ गया, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को आपको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, ये फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज में क्या लिखा था, m × LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसमें पता चला कि इस प्रोसेस में आपको 80 कैलोरी यूज हुआ होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लिक्विड फेज में है। तो इस केस में आपको क्या देना पड़ेगा, m × SW × डेल्टा टी। और SW की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड
इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ से आपको पता चला कि 100 कैलोरी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जाने के बाद उसके बाद ही इसका फेज चेंज होता है स्टीम में। तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब 100 डिग्री के स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो उस केस में क्या लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसको मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से डायरेक्टली मैं इस प्रोसेस में हीट कितनी लगी, एम इंटू एल बी। तो यहाँ से पता चला 540। तो पूरा यानी 1 ग्राम के आइस को 1 ग्राम के स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए इतने सारे प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इतना तो आता है ना, गधे तो नहीं हो ना तुम लोग की, मतलब इतना तो पता होगा ना कि पहले आइस को पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ, तब जाके वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के वाटर में, फिर 0 डिग्री को 100 डिग्री पे लेके जाओ, फिर 100 डिग्री के वाटर से तब जाके 100 डिग्री का स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरे को ऐड करो तो ये पूरा का पूरा इतना एनर्जी आपको लगेगा। अब 725 कैलोरी मुझे पता चला इतनी एनर्जी लगेगी। अब उसको जूल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्योंकि तुम लोगों से बना कि नहीं बना मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। मैंने इसको देखा है कि मैक्सिमम जगह पूछ दिया जाता है। तो देखते हैं तुम लोगों से कितना मैक्सिमम लोगों से तो नहीं बनाता, मुझे पता है। तुम लोगों की कॉपी भी चेक किया हूँ, गधे हो नहीं बनता है। तो देखो क्या दिया है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसमें क्या बोला है कि 10 केजी वाटर जो है उसको हम लोग, कोई है फैक्ट्री है उसमें 10 केजी वाटर पर आवर उसको हीट कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं तुम थोड़ा सा खुद सोचो। उसको क्या कर रहे हैं, पाइप के थ्रू। कुछ इस तरीके से सोचो कि ये पाइप है, ये पाइप है, इसको हमने पानी के अंदर डुबा रखा है, पानी के अंदर डुबा रखे। अब इस पाइप के थ्रू स्टीम को पास कर रहे हैं। तो स्टीम से पास कर रहे तो क्या करेगा, देखो इस पाइप के थ्रू हीट एनर्जी इधर जाएगी, हीट एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो स्टीम है इसका टेम्परेचर गिरना चालू होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि पाइप मैंने वाटर के अंदर डाल दिया है और उस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है कि स्टीम पास कर रहा है। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री में छोटी मोटी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो होता है। तो अब क्या बोला है, इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम जो है वो जो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस है। ये अब बोलोगे सर 200 डिग्री सेल्सियस का स्टीम हो सकता है, गधे हो क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम हो गया, उसको और भी एनर्जी आपने दे दी तो क्या हो गया, स्टीम भी अब आपका टेम्परेचर बढ़ा के 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो को पास किया जा रहा है, वही सब सारी चीज़ें बोला है। बॉइलिंग इनटू है कॉपर कॉइल, वही जो मैंने बताया, इमर्ज इन द वाटर, इमर्ज कर दिया हमने वाटर के अंदर। अब जो स्टीम है, जब ये मान लो कि जैसे मान लो यहाँ से तुमने डाला ऐसे करके, ये वो पाइप ऐसे करके वापस आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो, ये पानी के अंदर डूबा हुआ था। ठीक है, ठीक। अब इधर से गया स्टीम, इधर से गया स्टीम। ठीक है, इधर से स्टीम गया, इसके अंदर गया, इधर से वापस आ रहा है। यहाँ से तो आपने डाला है 200 डिग्री सेल्सियस का स्टीम, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपको मिल रहा है वापस में। क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा होगा बिटवीन आपका वाटर एंड इसके बीच में एक्सचेंज कर रहा होगा, इसलिए आपको मिल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि कितनी केजी स्टीम पर आवर आपको रिक्वायर्ड होगा। आवर में बोल रहा है क्योंकि पर आवर आपको 10 केजी वाटर आपको मिल रहा है 20 to 80 डिग्री। तो क्यों ना मैं इसको पर आवर के हिसाब से देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पर आवर का ही पूछा है, तो मैं इसको पर आवर के हिसाब से देखूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम सारी चीज़ें आपको दे रखा है। तो वही चीज़ मैंने शुरुआत में लिखा है, सारी चीज़ें एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा एनर्जी, अब तुम खुद सोचो, मैं पहले लिख रहा हूँ कि एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, किसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अगर 10 केजी वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए होगा, और ये एनर्जी कौन दिया होगा, ये स्टीम तो दिया होगा। ठीक है, मैं इस सराउंडिंग में हीट लॉस को नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, ये बात मैं याद रखना कि ये जो स्टीम होगा यही तो एनर्जी दिया होगा, वो तो उसी की एनर्जी के कारण ही तो जो आपका वाटर है वो 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस में चला गया होगा। तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगा, तो MS डेल्टा टी। अब इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 10 × 10⁻³ × 1 × 80 - 20, इतनी एनर्जी उसकी, यानी इसको इतनी कैलोरी एनर्जी पर आवर चाहिए होगी। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि M
m ग्राम जो स्टीम है वो रिक्वायर्ड है पर आवर, ठीक है। तो अच्छा बताओ टी इनिशियल स्टीम का क्या है 200 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली ये क्या हो जाता है, ये जो स्टीम है ये बन जाता है 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर दिस अब इसके लिए बताओ 20 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है वो क्या डायरेक्टली 90 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा? नहीं, पहले ये जो 20 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होगा वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट हुआ होगा। तो उस प्रोसेस में बताइए कितनी एनर्जी लगी होगी, m इंटू एस ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा टी, ये आपको हाफ दे रखा है इंटू 100। अच्छा ये डेल्टा टी, टी फाइनल, ये देखो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ये क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। तो हीट लॉस कर रहा है तो क्या लिखोगे, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल ही तो लिखोगे। हीट गेन के केस में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखते हैं ना। तो यहाँ से आपको पता चला 50 m। अच्छा m हमने मान रखा है तो 50 m। इसी तरीके से बताओ अब 100 डिग्री का स्टीम अब 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा, तो इस केस में क्या होगा, फेज चेंज हो रहा है, तो अब होगा m इंटू एल एफ। अब यहाँ से m इंटू एल एफ से 540 m, ठीक, ये तो पता चला। अब फिर 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो अब 90 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस में भी मैंने मान लिया Q3 एनर्जी, ये इस प्रोसेस में Q3 एनर्जी इसको लगा होगा। ये हो गया m इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। अच्छा एस डब्ल्यू की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो इस प्रोसेस में आपको पता चला 10 m। अच्छा तो नेट हीट लॉस बाई स्टीम कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जब इसको कीजिएगा तो 600 m कैलोरी आ गया। अच्छा m क्या है, वो मास है आपका। मैंने शुरुआत में एक अजम्पशन माना था, जितनी हीट एनर्जी गेन हुई होगी वो हीट लॉस कौन किया होगा, स्टीम किया होगा। हीट गेन कितना हुआ है, देखो शुरुआत में हमने निकाला था इतना, कौन किया था, वही 10 kg वाटर हीट गेन किया था। तो वही हीट गेन इतना है, आपका हीट लॉस आपका इतना दिया हुआ है। तो चलिए देखिए मास की वैल्यू आपका आएगी कितनी आएगी, 1 kg, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें नहीं है, बस आपको ये पता करना है कि 20 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है वो 20 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है वो 90 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट होगा, जो मैंने यहाँ तक लिखा है उसको बराबर कर दीजिए जितना उसको एनर्जी मिला होगा, ठीक है। तो पर आवर आपको 1 kg स्टीम चाहिए होगा, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी साल जेईई मेंस में, ये नया क्वेश्चन है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहा 7th नंबर क्वेश्चन। होमवर्क क्या रहा, वीडियो को पॉज करो, अभी सॉल्व करो, ठीक है। और ये इसी साल जेईई मेंस जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि पहले सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करो, अब जाके सॉल्यूशन देखो। मुझे लग रहा है तुम लोग अब सॉल्व कर चुके होगे, अब सॉल्यूशन को देखना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 कंटेनर दिया हुआ है, C1 C2 C3, तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पे है। अब टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई नहीं है, ये C1 C2 C3 कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नहीं है, स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये आपका कंटेनर का नाम है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना। अब क्या हुआ, कंटेनर तीनों की टेम्परेचर नहीं दी हुई है। अब एक टेबल दिया हुआ है कि कंटेनर 1 में 1 लीटर लिक्विड है और कंटेनर 2 में 2 लीटर लिक्विड है, दोनों को मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर मुझे 60 डिग्री सेल्सियस मिला। अब कंटेनर 2 का 1 लीटर लिक्विड है और कंटेनर 3 का 2 लीटर लिक्विड है, दोनों को मिक्स किए, इसका मान लो टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, मान लेते हैं, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे आया। इसी तरीके से तीसरा वाला, तो आपको बोलना है अगर तीनों का 1 लीटर मिक्स किया जाए तो कितना टेम्परेचर आपको मिलेगा, नियरेस्ट इंटीजर में आपसे पूछा, ठीक है। तो देखो बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, चलो फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि गधे हो तो बना तो होगा नहीं तुम लोगों से, तो ठीक है। नहीं तेज़ भी हो गए, कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, दिल से मत लगा लेना, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि कंटेनर C1 का टेम्परेचर T1 है, T2 है, फिर T3 है, मैंने मान लिया। अब देखो पहले केस में दिया हुआ, पहले वाले केस के लिए देखते हैं। कंटेनर 1 का में दिया 1 लीटर वाटर है, दूसरे में 2 लीटर वाटर है। अब T फाइनल का 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मास इज इक्वल्स टू, मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या? अब तीनों वाटर है तो तीनों की डेंसिटी सेम होगी, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। या तुम ऐसे भी, अच्छा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों को अगर मैंने मिक्स किया है, सॉरी
दोनों को अगर मिक्स किया है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसने भी हीट गेन किया, इसने भी हीट गेन किया, तो मैं वही किया, समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू 0। मान लिया कि दोनों ने हीट गेन किया, तो दोनों ने हीट गेन किया तो टी फाइनल, अगर हीट गेन के केस में क्या लिखते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो पहले वाले के लिए लिख लेते हैं, C1 के लिए लिखते हैं मास इंटू स्पेसिफिक हीट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसका टी इनिशियल कितना है, T1। इसी तरीके से दूसरे के लिए लिख लिए M2 इंटू SW इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। या ऐसे कर सकते थे, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसका टेम्परेचर क्या है। अच्छा, मास को लिखते थे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाता है तो डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये तो पता है। या मास की जगह वॉल्यूम से भी कर सकते हो, क्योंकि डेंसिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सारा जो लिक्विड है आपका एक ही तरह का लिक्विड है, तो डेंसिटी का टर्म तो आएगा नहीं, आएगा भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, तो यहाँ से भी डेंसिटी, यहाँ से भी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो पहला इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये समझ में आया ना, एक समेशन ऑफ हीट गेन कैसे लिखा। मैंने मान लिया कि दोनों ने हीट गेन किया है इज इक्वल्स टू 0, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर तुम इसको इस तरफ लेके जाओगे या इसको इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक हीट गेन हो जाएगा, एक हीट लॉस हो जाएगा। फॉर्मूला के हिसाब से देख लो, क्योंकि जब इसको इस तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस 60, और या इसको इस तरफ लेके जाओगे T2 माइनस 60, तो इसका मतलब क्या होगा, T2 माइनस 60 का मतलब क्या हो गया कि ये आपका हीट लॉस कर रहा है। तो लिखने का तरीका है। इसी तरीके से जब C2 और C3 के लिए लिखोगे तो एक्सप्रेशन ये आएगा। इसी तरीके से C1 और C3 के लिए लिखोगे तो एक्सप्रेशन ये आएगा, क्योंकि आपको सारा चीज़ दे रखा है। मैंने पहला आपको करके बताया कि समेशन ऑफ हीट गेन से, यही समेशन ऑफ हीट गेन से लिखोगे तो फिर जब इसके लिए लगाओगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, जब इसके लिए लगाओगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएगा T1, T2, T3 में। अब कुछ गधे क्या करेंगे कि इन तीनों को सॉल्व करेंगे, बोलेंगे T1, T2, T3 की वैल्यू, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपसे क्या बोला है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने सॉल्व नहीं किया, अब देखो डायरेक्टली कैसे होगा। C1, C2, C3 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया तीनों का समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका हो गया C1 की वैल्यू 1 लीटर इंटू वॉल्यूम, अगर डेंसिटी लिखोगे भी तो तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसको डेंसिटी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो 1 लीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब इसी का तो टी फाइनल निकालना है ना, अरे यही तो टी फाइनल ही तो निकालना है। मैंने मान लिया कि हीट गेन किया इसने, तीनों का मैंने मान लिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी इनिशियल C1 का कितना है 1, इसी तरीके से इसका लिखा, इसी तरीके से इसका लिखा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी फाइनल 3 टाइम्स ऑफ टी फाइनल इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3/3। अच्छा, अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करो तो तुमको पता चलेगा कि ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू 450। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू 150 आ चुकी है। अब 150 आ गई तो टी फाइनल की वैल्यू कितना आ जाएगी, 150 पुट करो बाई 3 तो यानी 50। तो ये आंसर डायरेक्टली यहाँ से आपको 50 आ जाएगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल का टॉपिक तो और भी लंबा जाएगा, कल का वीडियो। कल हम लोग करेंगे हीट थर्मल एक्सपेंशन पे, उस पर तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बताना ज़रूर, जिससे कि मैं और भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।